एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज हम लोग बात करेंगे सीटेट को लेके कि जो अगर आपका जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है उसको अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि जो सीटेट का जो डिफिकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता जा रहा है दिन ब दिन। और जिन्होंने 21 जनवरी को जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में आप सबको पता है कि उसका क्या कंडीशन रहा। इवन उसका रिजल्ट भी आ चुका है और आपको वो मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास तो दूसरा अगर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नंबर से आप रह गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो ठीक ठाक है, लेकिन आप में कहीं ना कहीं कमी है जिसके कारण से आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं और आप अपने मार्क्स को कैसे गेन कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जनरली लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद भी 80 तक वो आते हैं, 83, 84 तक आते हैं और वहीं तक उनका जो मार्क्स है वहीं तक वो आते रहते हैं, उससे आगे वो आगे गेन ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ जुलाई का जो सीटेट आने वाला है, जुलाई अगस्त में जो सीटेट आएगा उसके बारे में बात करने वाली हूँ 2024 का, क्योंकि साल में 2 बार सीटेट कंडक्ट होता है। तो ये एक बार जुलाई और अगस्त में होने वाला है 2024 में, ठीक है। तो इसके लिए आप ये मत सोचें कि बहुत टाइम है तो हम लोग तैयारी कर लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं 30 दिन में तैयारी कर लेते हैं, 15 दिन तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे से अगर आप पूछते हो तो मैं यही कहूँगी कि डे 1, आज तो बहुत देर हो गई, आपको बहुत पहले से तैयारी कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया तो आपको तैयारी कर देना चाहिए। ये वीडियो को अगर आप आज देख रहे हैं तो आप आज से ही तैयारी को करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बात करेंगे कि जो सीटेट 2025 में होने वाला है उसमें आ रहा है, ऐसा सुनने में को NTA कंडक्ट कराएगी जिसमें ऑनलाइन मोड में होने वाला एग्जाम है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो बहुत लोग क्या है कि जो ऑनलाइन में है वो कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं, जिनको लैपटॉप, जिनको स्क्रीन यूज़ करने का हैबिट नहीं है, जो कंप्यूटर चलाने में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जिनके लिए ऑफलाइन है, देखिए अगर ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, अगर ऑफलाइन भी होता है मान के चलिए तो इसमें आपको सब में डिफिकल्टी सब में है, सब में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और इस बार जो एग्जाम हुआ इसमें लोग टाइम को ही मैनेज नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उनका जो मार्क्स है वो छूट गया, ठीक है। वो जितना वो गेन कर सकते थे वो इतना गेन नहीं कर सके। बात करेंगे जो सीटेट 2024 आने वाला है उसमें क्या करना है, जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि ऑफलाइन ही होने वाला है। दूसरा क्या है, जो आपका स्ट्रैटेजी है वो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ। थर्ड नंबर क्या है, टाइम। आपको टाइम मैनेज करने के लिए सीखना है। तो ये सब तभी होगा जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गया आपका उसके 10 दिन पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स अच्छा है, ऐसा मत सोचिए कि 90 मार्क्स में तो पास है ही, 90 ले आएंगे, 92 ले आने, 95 ले आने, ऐसा मत सोचिए। देखिए जिस तरह से आज सीटेट में बहुत बदलाव हो रहा है उसी तरह से कल जाके मार्क्स को लेके भी बहुत कुछ हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 120 कम से कम अपना टारगेट रखिए कि आपको 120 लेकर आना है, ठीक है। आपका जो मार्क्स है वो 120 होना चाहिए, कम से कम 120 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बात करेंगे जैसे कि हाउसवाइफ जो मैरिड है और जो ससुराल में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, वो कैसे तैयारी करें मैं उनके लिए बात करूँगी। साथ में मैं जिनकी बेबी हैं वो कैसे तैयारी कर सकती है मैं उनके बारे में बात करूँगी। साथ में स्टडी टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगी। प्लस मैं सिलेबस के बारे में भी बात करूँगी। साथ साथ में मिस्टेक के बारे में बात करूँगी, जो आप लोग मिस्टेक कर देते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। पहले हाउसवाइफ, ठीक है। जो हाउसवाइफ हैं वो अगर चाहती हैं कि उनको तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, अपने जीवन में कुछ करना है और ख़ास करके वो सीटेट को क्रैक करना चाहती हैं, उनके लिए क्या बेस्ट होगा तो मैं बताऊँगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके पास 12 आवर्स है, ठीक है। सबके पास 12 आवर्स है। जो ज्वाइंट फैमिली में है उनके पास भी है, जो सिंगल रहते हैं मतलब न्यूक्लियर फैमिली है उनके पास, मतलब सभी के पास 12 घंटे हैं दिन का, मैं दिन का बात कर रही हूँ, और 12 घंटा है आपका रात का, ठीक है। आपका 24 घंटा आपके पास है, चाहे वो आप बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के लिए 24 घंटे का ही दिन है, ठीक है। दिन और रात है 24 घंटे का। आपको क्या करना है कि अगर आप पूरे फैमिली में रहते हैं, देखिए सबसे पहला अगर कोई भी शादीशुदा लड़की पढ़ना चाहती है तो जो रियलिटी है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप 1 वीक तक अपने फैमिली के टाइम टेबल को ऑब्जर्व कीजिए। पूरे फैमिली को 1 वीक तक आपको कोशिश करना है कि आपको 1 सप्ताह तक अपने फैमिली के बारे में ऑब्जर्व करना है कि उनका क्या टाइम टेबल है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि उनका क्या टाइम टेबल है, पहले वो ऑब्जर्व कीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको परिवार के अगेंस्ट जाके आपको पढ़ाई करना है, ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको ये करना है कि आप अपने फैमिली के टाइम टेबल को पहले समझना सीखिए। उसके बाद आप ये देखिए कि घर में कितना काम होता है, जो काम बहुत ज़रूरी है, जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वर्क आपको पहले उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिवाइड कीजिए। उसके बाद क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि जैसे कि आपके घर में मॉर्निंग में सब लोग 6 बजे उठते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में अगर लोग
सब सभी फैमिली 6 बजे उठते हैं, ठीक है। और रात में सभी लोग 10 बजे तक हार्डली सो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वो उनके ऊपर है कि वो 12 बजे सोएं, 1 बजे सोएं, लेकिन अगर आपके घर में सभी लोग अपने अपने रूम में 10 बजे चले जाते हैं तो आपके पास बस ये टाइम बहुत बिजी है। और सभी के घर में दोपहर में जो दोपहर का टाइम होता है, ठीक है, दोपहर का जो टाइम होता है वो उनका आराम करने का टाइम होता है। जैसे घर में आपके जो इन लॉज हैं तो वो लोग आराम करते हैं, खा पी के आराम करते हैं, तो उस टाइम आपके पास मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि आपका उठने के पहले, फैमिली को उठने के पहले, मान लीजिए सभी लोग 6 बजे उठ जाते हैं, उठने के बाद ही आपको चाय देना है, सबको नाश्ता बनाना है सभी के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप 5 बजे उठेंगे पढ़ाई करने के लिए। 1 घंटा आपको वहाँ पढ़ना है, ठीक है, आप 1 घंटा वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप दोपहर में, हाँ आपको बहुत थकान हो जाती है, लेकिन आपको उसी से आपको जीतना है। आपको ये नहीं करना है कि चलो थक गए चलो सो जाते हैं, नहीं। आपको मैं यहाँ पे पहले टाइम बता रही हूँ, 1 घंटे आपको यहाँ निकालना है, ठीक है। दोपहर में आपका 1 घंटा निकल गया। अब रात का टाइम आता है, रात का टाइम आता है, सभी लोग 10 बजे सब लोग अपने अपने रूम में चले गए हैं, सब आराम कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, बैठिए। उसके बाद आप यहाँ पे 2 घंटे, आप 2 घंटे यहाँ पढ़ने का टाइम निकालिए, ये आपका अपना टाइम है। अब आप यहाँ पे 5 बजे भी उठ सकते हैं, 4 बजे भी उठ सकते हैं, 3 बजे भी उठ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप 4 बजे उठ जाइए, ठीक है, 4 बजे उठिए, 2 घंटा आपको यहाँ पढ़ना है। और इस तरह से टाइम निकाल के अगर आप पूरे दिन में 5 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा या 4 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ आज, ये अधिकतर फीमेल करती हैं, जिसके कारण से वो सक्सेस भी कर रही हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्त होती है। शर्त ये है कि आपको रेगुलर इसी तरह से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप 1 वीक तक पढ़ रहे हैं फिर छोड़ दिए, फिर पढ़ रहे हैं फिर छोड़ दिए, नहीं, डेली पढ़ना है आपको, बिना स्किप किए। जिस तरह से डेली आप घर का काम करते हैं, बिना खाना बनाए आपका घर का काम नहीं हो सकता है, बिना कपड़े धोए आपका घर का काम नहीं हो सकता, उसी तरह से 4 घंटे की पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 4 घंटे की जोड़ रही हूँ आपको। अगर आप 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही इनफ है। अब ये 4 घंटे में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी हो गया, हाउस वाइफ के लिए भी हो गया, बेबी के लिए भी हो गया। अब बेबी के लिए आया सवाल, अब बेबी के साथ तो थोड़ा डिफिकल्टीज है, तो बेबी के लिए यही कर सकते हैं, जब बच्चा आपका सोएगा, जब बच्चा आपका खेलेगा, उस टाइम भी आपको अपना पढ़ाई अच्छे से करना है। जब सो रहा है तो आप पढ़िए बैठ के, खेल रहा है तो उसके पीछे आप खेलिए मत। आपके घर में जॉइंट फैमिली है, परिवार है, उसको खेलने दीजिए, वही टाइम में आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने टाइम को आप निकाल सकते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है तो वो फिर आपको खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं स्टडी टाइम की। तो टाइम भी आपका यहाँ पे ये मैनेज हो गया कि टाइम में कम से कम आपको, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, हाउस वाइफ के लिए भी बता चुकी हूँ, बच्चे के लिए बता चुकी हूँ। और स्टडी टाइम आपको कोशिश करना है 5 आवर्स डेली, ठीक है, डेली पढ़ना है 5 घंटे या 4 घंटे। उसके बाद आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपको अच्छे से पता है, अभी तक वही सिलेबस अभी है, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। इन केस इन फ्यूचर चेंज हो, उससे अच्छा है कि आप कोशिश कीजिए जो नेक्स्ट जो सीटेट आने वाला है उसको क्वालिफाई कर जाइए, आपके सर से बोझ उतर जाएगा। इससे क्या होगा कि आप कोई भी टीचिंग जॉब को आप फील कर सकते हैं, आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस भी आपको पता है कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपका जो मिस्टेक है, मिस्टेक में यही है कि आप क्या क्या गलती करते हैं वो सुनिए। आप क्या करते हैं, आप टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है, आप रिवीजन नहीं करते हैं, प्लस आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, ये सब आपका मिस्टेक है, ठीक है। आप कभी CBT पढ़ लिए, कभी इंग्लिश पढ़ लिए, कभी हिंदी पढ़ लिए, कभी सोशल साइंस पढ़ लिए और सोचते कि आपकी तैयारी हो चुकी है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना कैसे, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। मान लीजिए कि आप 5 घंटे का पढ़ाई का डिसाइड की कि आपको 5 घंटे एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि जो CBT है उसको अच्छा खासा टाइम देना है। और मैं इतना बताती हूँ कि CBT इतना टफ नहीं आता, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका लॉजिक सही रहेगा, थिंकिंग जो पावर वो सही रहेगा, तो आप CBT में आप मान के चलिए तो आप 30 में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 27 आप सही कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे टॉपिक बताऊँगी आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, अगर आप SST आता है, SST पढ़िए, मैथ है, मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए। मैं बात करती हूँ SST को लेकर, तो आपको SST पे ज़्यादा फोकस करना है, SST पे ज़्यादा फोकस करना है। SST के लिए आपको NCERT 6 to 8 आपको पढ़ना है, ठीक है। खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी ज़्यादातर पढ़ना है आपको, और ज्योग्राफी पढ़ना है। बस ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। NCERT का ज़्यादा फोकस करना है आपको, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है।
अब रहा सवाल हिंदी और इंग्लिश का क्या करेंगे। तो देखिए हिंदी में आपका क्या है, पहले आपका पैसेज आता है, फिर आपका जो आता है पैडागोजी हो गया। ग्रामर वगैरह नहीं आता है, ग्रामर में ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत आपका समझिए कि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, यही से पूछा जाता है। तो आप उतना आपके पास उतना है नॉलेज कि आप उतना कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी जो आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसको थोड़ा सा भी साइड कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि फिलहाल आप ये CGP और SST है, मैथ है, साइंस है, पहले इसको आप कवर कीजिए। इसको कवर कर लेंगे, प्लस में आपको सैटरडे और संडे आपको रिविजन करना है विदाउट एनी गैप। आपका एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए कि चलो जो भी आप पढ़ेंगे 1 वीक में आप जो भी पढ़ेंगे उसको आप 2 दिन रिवाइज करेंगे। इससे आपका जो रिकॉल पावर है उसमें आपको बहुत ही डेवलप आपको दिखेगा कि हाँ आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा है। साथ ही आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। फिर आपको उसी तरह से वीक बाय वीक करते जाना है, उसके बाद आपके पास अच्छा खासा आपके पास जो मटेरियल है वो आते जाएगा। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी कि जैसे कि आप CBT पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको प्याजे पढ़ना है, तो प्याजे का जो भी आपके पास नोट्स है आप उसको पढ़ेंगे। नहीं तो आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे, किन्हीं का मैराथन आप देखेंगे, उसको नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत तो क्या करती है कि देखती है छोड़ देती है, फिर देखती है छोड़ देती है, उससे कोई फायदा नहीं, उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप उसको नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अभी अच्छा खासा टाइम है, आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाइए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अभी से ही फोकस करना है। उसी तरह से जो SST है, आप पहले NCERT पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़ेंगे। और अगर आप SST नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे कि पढ़ना तो चाहिए, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप लूसेंट का बुक ले लीजिए, आप लूसेंट को पढ़िए। लेकिन ये सोच लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कि मतलब समझ के आपको वहाँ पे जवाब देना है। तो NCERT पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका स्ट्रैटेजी। और आपको मिस्टेक की बता चुकी क्या क्या आप मिस्टेक कर देते हैं। तो बताइएगा आपकी ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कितने लोग सीटेट देने वाले हैं, कितने लोगों का सीटेट हो चुका है, और कितने लोग मेरी बातों से सहमत है कि हाँ मैं सही बता रही हूँ। तो आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।